हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो सीरीज चल रही है उसमें हम पढ़ चुके थे सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 26। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 30, जो बात करता है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का विखंडन करने के लिए कोर्ट में कोई पर्सन जा रहा है कि सर प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर दीजिए, रिसेशन कर दीजिए। आते हैं सेक्शन 27 क्या बोलता है। क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है। मैंने लास्ट में बताया था कि ये जो 26 से लेके 33 तक के सेक्शन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन हम इजी टू गो लैंग्वेज में पढ़ देते हैं। आ जाइए, सेक्शन 27 क्या कहता है देखते हैं स्क्रीन पे। सेक्शन 27 का बात करता है रिसेशन, मतलब जो चैप्टर 4 ही है, सेक्शन जो 27 से लेकर सेक्शन 30 है, ये पूरा चैप्टर 4 है। ये बात करता है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। 27 क्या बोलता है कि कोई पर्सन कोर्ट में जा रहा है रिसेशन के लिए, तो कब कोर्ट उसको रिसेशन दे देगा और कब कोर्ट उसके लिए रिफ्यूज कर देगा। क्या बोल दिया कि कब कोर्ट रिसेशन दे देगा, कब कोर्ट बोल देगा कि हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का विखंडन कर दिया जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि क्या होता है वॉइडेबल, क्या होता है टर्मिनेबल, और क्यों लिखा गया है कि वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। सबसे पहले आप तो ये देख लीजिए कि सेक्शन 27 में क्लेम कौन सा पर्सन कर सकते हैं। सेक्शन 27 में कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है वो क्लेम कर सकता है। हम बात करते हैं वॉइडेबल। तो क्या लिखा हुआ है, वॉइडेबल बाय प्लेंटिफ मींस प्लेंटिफ हैज द ऑप्शन, इट मे ईदर अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट और रिजेक्ट इट एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो या तो अफर्म किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है। ये किसका ऑप्शन है, प्लेंटिफ का ऑप्शन है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं कि एक पार्टी के हाँ या ना करने से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, या तो अफर्म हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है वो किसी भी एक पार्टी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो किसके पास में, प्लेंटिफ के पास में। ठीक है, और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ का मतलब आप एक एग्जांपल समझिए, देख लीजिए। जैसे क्या होता है, वो होती है पार्टनरशिप एट विल होती है, तो उसमें किसी भी पार्टनर के ऑप्शन पे विल को क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो मान लीजिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट करने का ऑप्शन, विल मतलब किसी भी टाइम पर, पार्टनरशिप एट विल मतलब किसी भी समय पे पार्टनरशिप पार्टनर बोल सकता है कि नहीं, मैं इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करने का जो ऑप्शन है, टर्मिनेट करने का जो ऑप्शन है, वो प्लेंटिफ के पास है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। हम आ जाते सेकंड पॉइंट पे। क्या बोल दिया कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉजेज नॉट अपेरेंट ऑन इट्स फेस। यदि मैं समझाऊं तो क्या लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनलॉफुल है, लेकिन उसके फेस पर नहीं दिख रहा अनलॉफुल है। समझ में आ गया होगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनलॉफुल है उन कारणों से जो उसके फेस पर नहीं दिख रहा है। सामने से वो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है कि नहीं नहीं 110% सही है, लेकिन जो अंदर जाके डीप में जाएंगे तो पता चलता है कि नहीं नहीं, ये तो क्या है, ये तो अनलॉफुल है। और प्लस में साथ में क्या लिख दिया, एंड द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ। ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको एक स्क्रीन पे समझाती हूँ। आते हैं हम दूसरे स्क्रीन पे समझने के लिए। क्या बोल दिया देखिए, बोला है डिफेंडेंट इज more to blame than the plaintiff. Than the plaintiff. आपको एक बात तो यहाँ समझ में आ रही है कि दोनों क्या है, दोनों गिल्टी है। मतलब कुछ काम हुआ है, कुछ रॉन्ग हुआ है, उस रॉन्ग डूइंग के लिए डिफेंडेंट भी गिल्टी है एंड प्लेंटिफ भी गिल्टी है। लेकिन डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ, कि प्लेंटिफ की गलती तो थोड़ी कम है और डिफेंडेंट की गलती थोड़ी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ, कि मतलब प्लेंटिफ की गलती थोड़ी कम है और डिफेंडेंट की गलती ज्यादा है। तो प्लेंटिफ बोल सकता है कि सर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहता हूँ, रिस्काइंड करवाना चाहता हूँ। इसके अंदर एक एग्जाम्पल हम नोट्स में भी पढ़ेंगे। इसके अंदर एक एग्जाम्पल था, जनरली लोग इसी एग्जाम्पल समझते हैं। ए है वो एडवोकेट है, बी क्या है, विडो है। इस एडवोकेट ने इंड्यूस किया बी को कि एक काम कर, तू मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझको दे दे।
कि तेरे पास में इतने सारे क्रेडिटर हैं, तू यदि सारी प्रॉपर्टी मुझको दे देगी तो तुझे इन क्रेडिटर्स को क्या नहीं देना पड़ेगा, पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। और ये लेडी इंड्यूस पे हो जाती है, इंड्यूस होकर एडवोकेट को सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी। कहने को इस लेडी की गलती है, इस लेडी की गलती है, लेकिन इस एडवोकेट की बहुत ज्यादा गलती है। ये वैसे भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में काम कर रहा था ये एडवोकेट, थी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। इसने क्या करा, उस विडो को इंड्यूस करा। तो यहाँ पे मान लीजिए यदि 100% गलती है, दोनों डिफॉल्टर है, लेकिन 35% यदि हम प्रपोर्शनेटली देखें विडो की गलती, क्योंकि उसने क्या करा, डिफ्रॉड करने के लिए क्रेडिटर्स के साथ में एडवोकेट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। लेकिन क्या करा था एडवोकेट ने इंड्यूस करा था। तो यहाँ पे ये जो विडो लेडी है वो कोर्ट में जाएगी कि सर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने एडवोकेट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं क्या करवाना चाहती हूँ, इसको रिस्काइंड करवाना चाहती हूँ। तो 35% किसकी गलती है, प्लेंटिफ की, और एडवोकेट की 65% जो डिफेंडेंट। डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आ जाइए स्क्रीन, देखते हैं क्या बोल रहा है। सेम बात बोल रहा है, मैंने बहुत इजी वे में समझा दिया आपको। Where the contract is unlawful for causes not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff. For more clarification, the plaintiff is not wholly innocent. भाई widow lady innocent नहीं थी, but partially guilty. The defendant is more guilty, that more to blame than the plaintiff. Example, 100% guilty है तो हमने example ले लेंगे, 35% guilty किसकी है, plaintiff की है, and 65% guilty किसकी, defendant की है। Illustration same ही है। A advocate induces his client, who is widow lady, to transfer all property to him for the purpose of defrauding B's creditor. Here both the party are at fault, but the advocate is more to blame than the widow lady. I hope आपको सेक्शन 27 का कि कब कोर्ट रिस्काइंड के लिए क्या कर देगी, अलाउ कर देगी। ठीक है, इन सिचुएशन में कोर्ट क्या कर देगी, रिस्काइंड के लिए अलाउ कर देगी। ठीक है, अब आते हैं कि कब कोर्ट रिस्काइंड के लिए मना कर देगी, कब कोर्ट रिस्काइंड के लिए मना कर देगी। स्क्रीन पे देखिए सिचुएशन, देखिए क्या था, उसमें थे 2 पॉइंट की कब अलाउ कर देगी, लेकिन रिस्काइंड के लिए कब मना कर देगी, इसमें है 4 पॉइंट्स। सबसे पहले आप एग्जाम्पल समझिए कि प्लेंटिफ को पहले पता नहीं था कॉन्ट्रैक्ट क्या है। प्लेंटिफ पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में गलती से मतलब गलत फील कर रहा था, यार ये मेरे फेवर में है या मेरे अगेंस्ट में, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे उसको पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके का है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे तरीके का समझ रहा था, नेक्स्ट लेटर स्टेज पे पता चला कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, लेकिन उसने क्या करा, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, रेटिफाई कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे को पहले पता नहीं था, लेकिन अब मैं उस चीज को क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रेटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब कोर्ट रिस्काइंड के लिए मना कर देगी, प्लेंटिफ जाएगा रिस्काइंड के लिए तो कोर्ट मना कर देगी, भाई आपने तो रेटिफाई करा दिया ना इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये पढ़ लीजिए, वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कोर्ट क्या कर देगी, रिफ्यूज कर देगी रिस्काइंड करने से कॉन्ट्रैक्ट को। मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अफर्म्ड बाय द पार्टी हु हैज द ऑप्शन टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट बोलता है रेस्टिट्यूशन, कि जहां रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, कि मतलब इस तरीके के सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं, जहां रेस्टिट्यूशन पार्टीज को, रेस्टिट्यूशन मतलब परिस्थितियां, जिस परिस्थिति में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर पार्टी थी उन परिस्थिति में उन पार्टीज को दोबारा लेकर आना, ऐसी परिस्थितियां हो चुकी है कि अब उन पार्टीज का रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अब कोर्ट किसी भी पार्टी मतलब कोई भी पार्टी वहां पे बोलेगा कि सर प्लीज इसको क्या कर दीजिए, रिसेशन कर दीजिए, रिस्काइन कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट का। कोर्ट बोले भाई अब परिस्थितियां तो चेंज हो नहीं सकती है, अब मैं रिस्काइन नहीं कर सकता हूँ, आपको इन कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर आगे जाना ही पड़ेगा। तो क्या बोल दिया, B1, वेयर ओइंग टू द चेंज इन सर्कमस्टांसेस व्हिच हैज टेकन प्लेस सिंस द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन किसकी गलती नहीं होनी चाहिए, डिफेंडेंट की गलती नहीं होनी चाहिए। The parties cannot be substantially restored to the position in which they stood when the contract was made, कि पार्टीज को उन सिचुएशन पे, उन पोजीशन पे रिस्टोर नहीं किया जा सकता जहां पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तब थी। फिर मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में बहुत धीरे ऐसे लिख दिया सिंपल लैंग्वेज में, मीन्स वेयर द रेस्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल द कोर्ट में रिस्काइंड, मतलब द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट का क्या था, प्लेंटिफ ने क्या कर दिया, रेटिफाई कर दिया।
सेकंड पॉइंट क्या है, जहां रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट। अब क्या हुआ, तीसरे इंसान ने, ए और बी पार्टी तो चल रही है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन तीसरे इंसान ने क्या करा, गुड फेथ में राइट एक्वायर कर लिया। गुड फेथ में क्या कर लिया, राइट एक्वायर कर लिया। अब तीसरे पर्सन का राइट इफेक्ट हो जाएगा ना, कोर्ट क्या कर देगी, यदि रिस्काइंड कर देगी तो तीसरा पर्सन तो बेचारा इनोसेंट है, उसका राइट इफेक्ट हो जाएगा, तो कोर्ट रिस्काइंड करने से क्या कर देगी, मना कर देगी। आ जाइए क्या बोल रहा है कि वेयर द थर्ड पार्टी हैव ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड राइट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस और फॉर वैल्यू। एग्जाम्पल, ए ने बी से फ्रॉड से क्या ले लिए थे, गुड्स ले लिए थे और सी को प्लेस कर दिए थे। सी ने क्या करा, गुड फेथ में काम किया, ठीक है, और वो एंटर हो गया कॉन्ट्रैक्ट में ए के साथ में। अब बी कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड नहीं कर सकता जब उसको पता चले कि ए ने फ्रॉड किया था मेरे साथ, क्योंकि सी ने क्या कर लिया, सी ने राइट्स एक्वायर कर लिए हैं, सी हैज एक्वायर्ड द राइट्स, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, क्या करा, प्लेंटिफ ने रेटिफिकेशन कर दिया है, कोर्ट मना कर देगा। सेकंड पॉइंट, रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है तो कोर्ट मना कर देगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड पर्सन ने, किसी तीसरे पर्सन ने राइट एक्वायर कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो कोर्ट मना कर देगा। और फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं कि जहां पे एक जो पार्ट, जिस पार्ट के लिए प्लेंटिफ बोल रहा है कि प्लीज सर इसका, इस पार्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट में है, एक कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन बहुत सारे उसके पार्ट है, जिस पार्ट का प्लेंटिफ बोल रहा है रिस्काइंड कर दीजिए, वो पार्ट क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट की सोल है, मतलब उस पार्ट को अदर पार्ट से सेवरेबल नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। यदि उस पार्ट को ही हटा दिया तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कोर्ट मना कर देगा उस पार्ट को रिस्काइंड करने के लिए, ठीक, मैं रिस्काइंड नहीं करूंगा। पढ़ लीजिए, वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज sought टू बी रिस्काइंड एंड सच पार्ट इज नॉट severable from the rest of the contract, means when the contract is partially valid or partially void and valid part is not separable from the void, it cannot be rescinded. I hope आपको सेक्शन 27 समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 स्क्रीन पे, पहले हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं, आपको थोड़ा सा ये हार्ड लगेगा, स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन 28, बताती हूँ आपको। सेक्शन 28 देखिए, ये बोल रहा है कि एक डिक्री पास हुई है, सेल की डिक्री पास हुई है कि ये गुड्स, मतलब परचेजर और वेंडर, ठीक है, तो वेंडर के फेवर में सेल की डिक्री पास हुई है, हाँ भाई परचेजर तुझे खरीदना है, तुझे ये गुड्स खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा तो पैसे देने पड़ेंगे। तो पहली सिचुएशन है जब इस डिक्री में, जब कोर्ट ने बोल दिया कि परचेजर आपको खरीदना पड़ेगा, और वो कोर्ट, वो क्या कर रहा है, परचेजर पैसे नहीं दे रहा है, तो परचेजर पैसे नहीं दे रहा है, तो परचेजर पैसे नहीं दे रहे तो कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई यदि तू पोजीशन में है, यदि तू किसी भी तरीके के पोजीशन में है, तो आप पैसे नहीं दे रहे तो वेंडर को वापस कर दो, आप वेंडर को पोजीशन वापस कर दो। ये किसको बोलेगा, परचेजर को बोलेगा। और सेम यदि लेसी होगा तो लेसी को बोल देगा कि यदि आप पैसे नहीं दे रहे हो तो आप लेसर को सारा जो भी पोजीशन है आप उसको वापस कर दो। और वेंडर को क्या बोलेगा कि सर यदि आपने इससे कोई भी डिपॉजिट लिया था पहले, आप उसको वापस कर दो। यदि अब आपके बीच में कोई सेल हो ही नहीं रही है तो आपने जो डिपॉजिट लिया था आप उसे वापस कर दीजिए। तो समझ में आया कि जब परचेजर अमाउंट पे नहीं कर रहा, जब परचेजर अमाउंट पे नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है, आप यदि कोर्ट में, आप यदि दो चीजें, आप कोर्ट में खड़े हैं और आप यदि बोल रहे हैं कि नहीं मुझे पैसे नहीं देने, तो कोर्ट बोलेगा कि पैसे नहीं देने तो जिस घर में तू रह रहा है उस घर को वापस कर दे वेंडर को। वेंडर को क्या बोलेगा कि इसने जो भी डिपॉजिट वगैरह जमा कराया था वो एक काम कर, वापस कर दे उसको, ठीक है। अब देखिए, समझिए, अब मान लीजिए वो पैसे दे देता है, डिक्री डिक्री ऑफ सेल में परचेजर क्या करता है, पैसे दे देता है, पैसे अमाउंट पे कर देता है। तो कोर्ट क्या बोलेगा वेंडर को कि यदि यार इसने अमाउंट पे कर दिया तो तू एक काम कर, सेल डीड बना दे, इसको पोजीशन दे दे, कन्विंस बना दे इसका।
डन। और सेलर को तो क्या, सॉरी परचेजर को तो क्या बोलेगा, हाँ भाई ठीक है पूरा पैसा पे कर देना। समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल सा था सेक्शन 28। दिखने में लगता है हार्ड लेकिन सिंपल है। आ जाइए स्क्रीन पे, देखिए क्या बोल रहा है। सेक्शन 28, रिसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांस। और भी एक बार और चीज बताती हूँ, एक मिनट होल्ड रखिए। अब फर्स्ट सिचुएशन जो थी, जब वो पे नहीं कर रहा था, जब वो पर्सन पे नहीं कर रहा था, लेकिन मतलब पे नहीं कर रहा था, तो परचेजर बोलेगा, सॉरी वेंडर बोलेगा, वेंडर मतलब बेचने वाला, कि सर ये अमाउंट पे तो कर नहीं रहा, आप एक काम करवाओ इस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड करवा दो। यदि अमाउंट पे नहीं कर रहा तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड करवा दो। फिर रिस्काइंड के साथ में वही होगा कि कोर्ट बोलेगा परचेजर को तो इसका पोजीशन वापस कर, वेंडर को बोलेगा कोई भी डिपॉजिट अमाउंट है तो उसको वापस कर दे परचेजर को। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हम समझा देते, थोड़ा आपको डाउट लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे ए है, ठीक है, और बी है। इन दोनों में एक डिक्री पास हुई है, डिक्री ऑफ सेल। अब ये जो बी क्या है, बी तो परचेजर है, ए क्या है, वेंडर। ठीक है, अब डिक्री बी क्या बोल रहा है, बी है ना पैसे नहीं दे रहा, परचेजर है, ये अमाउंट पे नहीं कर रहा किसी प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी बेचने की डिग्री पास हुई थी, ठीक है, पे नहीं कर रहा। तो ए बोलेगा वेंडर सर, जिस जिस मतलब जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी उसके पास जाकर बोलेगा कि सर अमाउंट तो पे नहीं कर रहा, आप एक काम करो रिस्काइंड करा दो इस कॉन्ट्रैक्ट को, रिस्काइंड करा दो, बंद करवा दो यार कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू तो है नहीं, आप रिस्काइंड करवा दीजिए। ए जाकर बोल रहा है कोर्ट में, कोर्ट रिस्काइंड करवा देगा। और ए को बोलेगा कि आप एक काम करो, बी ने जो भी डिपॉजिट दिया था उसको भाई वापस कर दो, डिपॉजिट बाय बी, उसको आप रिफंड कर दो। और बी को यदि बी को बोलेगा कि यदि तू किसी भी पोजीशन में है ए के, तो उसको पोजीशन वापस रिटर्न कर दे। होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे देखते हैं, आ जाइए। क्या बोल दिया, रिसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच हैज बीन डिक्रीड। ठीक है, इफ परचेजर और लेसी डज नॉट पे द परचेज मनी या डज नॉट पे द अमाउंट, इसको इस तरीके से पढ़ लीजिए कि वेयर इन अ सूट a decree for specific performance of contract the sale or lease of immovable property has been made, कि डिक्री बना दी गई है, but the purchaser or lessee does not within the period allowed by the decree pay the purchase money or other sum which the court asked to pay, the court asked to pay। ठीक है, द वेंडर, वेंडर जाकर उसको उसी सूट में जाकर बोलेगा कि सर ये अमाउंट पे नहीं कर रहा, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा दीजिए, रिस्काइंड करवा दीजिए। और कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा रिस्काइंड का। अब जब कोर्ट ऑर्डर देगा, क्या क्या ऑर्डर देगा, मैंने आपको बता ही दिया कि यदि परचेजर किसी भी तरीके के पोजीशन में है तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि आप इस पोजीशन को रिस्टोर कर दो वेंडर को। और यदि वेंडर को किसी भी पर्सन किसी भी तरीके से परचेजर ने कुछ अमाउंट पे कर दिया तो परचेजर को बोलेगा कि प्लीज आप रिस्टोर कर दो सारे अमाउंट को। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब परचेजर यदि पैसे दे देता है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, परचेजर पैसे दे देगा तो वो बोलेगा कि वेंडर को बोलेगा कि आप इसको क्या कर दो, आप इसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करके पोजीशन दे दो। ठीक है, और परचेजर को बोलेगा कि जो भी तेरा ड्यू थोड़ा सा अमाउंट है वो सब पे कर दे। पढ़ लीजिए क्या लिखा, इफ द परचेजर और लेसी पेज द अदर मनी और अदर सम विच ही ऑर्डर टू पे अंडर द डिक्री विद इन द पीरियड रेफर्ड इनटू द सबसेक्शन 1, court may on the application made in the same suit award the purchaser such other further relief as he may be entitled to, including the appropriated case, namely execution of a proper conveyance। वेंडर को बोलेगा कि आप क्या कर दीजिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर दीजिए कन्वेंस का, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, पार्टीशन, सेपरेट पोजीशन जो भी चाहिए ले लीजिए। और आप लोगों को याद रखना है कि इस जो ये सारे केस है, ये जो सारे हमने पॉइंट पढ़े, इसके लिए कोई भी किसी भी तरीके का सेपरेट सूट नहीं लाया जाएगा। जिस सूट में डिक्री पास हुई है, जिस सूट में डिक्री पास हुई है उसी सूट में जाकर वो पर्सन बोलेगा, लाइक वेंडर बोलेगा कि आप या तो रिस्काइंड कर दीजिए या आप मेरे को एक काम कर दीजिए, पोजीशन दिला दीजिए या पैसे दिला दीजिए। डन। केस लॉ देख लेते हैं।
वेंकटा कृष्णा रेड्डी वर्सेस एम अंजप्पा ने कहा था दैट द वेंडर और लेसर हैज द राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट इफ परचेजर और लेसी डज नॉट पे द अमाउंट। और रामाकुति गुप्तन वर्सेस अवारा जो भी केस था, इट वाज हेल्ड दैट रेसिशन मस्ट बी फाइल्ड इन द सेम कोर्ट एज द सूट इटसेल्फ इज गोइंग ऑन। ठीक है, आई होप सेक्शन 28 आपको समझ में आ गया हो। अब आते हैं सेक्शन 29। सेक्शन 29 स्क्रीन पे आ जाते हैं। सिंपल सी बात ही बोल रहा है सेक्शन 29। क्या बोलता है, आ जाते हैं। सेक्शन 29 बोल रहा है कि एक पर्सन गया कोर्ट में, एक पर्सन कोर्ट में क्या कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दो, लेकिन साथ साथ में उसने क्या लिख दिया कि यार आप यदि सॉरी कोर्ट सर, आप यदि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देना चाहते तो आप एक काम करा दो, रिस्काइंड करवा दो इस कॉन्ट्रैक्ट, रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट। या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिला दो या रिस्काइंड करवा दो कॉन्ट्रैक्ट का। नहीं दिलवाना चाह रहे तो रिस्काइंड करा दो कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्लेम कर लेना। सेक्शन 29 यही बात करता है। आते हैं हम सेक्शन 29। देखिए, alternative prayer for rescission in a suit for specific performance. A plaintiff instituting a suit for the specific performance play in the alternative that if the contract cannot be specifically enforced, it may be rescinded or delivered up to the cancel. या तो आप rescind करा दो या cancel करा दो। और court if refuses to enforce the court in contract specifically may direct it to be rescinded and delivered accordingly। ठीक है। और सेक्शन 30 एक सिंपल सी बात बोलता है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट रिसेशन हो जाता है, यदि कॉन्ट्रैक्ट का विखंडन हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, इक्विटी करेंगे। जिसने जिसको जितने पैसे दिए, जिसने जिसको जितनी प्रॉपर्टी दी, सब एक दूसरे को क्या कर दो, रीस्टोर कर दीजिए। अब आपके कॉन्ट्रैक्ट तो जीरो हो गया है। तो जिसने मान लीजिए ए ने बी से 1,000 रुपए लिए थे, कोर्ट बोलेगा बी को कि ए को बोलेगा कि बी को 1,000 रुपए वापस कर दे। बी ने उससे प्रॉपर्टी ले ली थी, तो बी को बोलेगा कि प्लीज ए को अपना उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दे। मतलब जिसके पास जो सामान जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था उससे पहले था, वो बेनिफिट आप उन सबको वापस कर दीजिए। क्या बोल दिया, on adjudging the rescission of a contract, the court may require the party to whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have been received from the other party and to make any compensation to him which justice may require। I hope आपको सेक्शन 27 से 30 समझ में आ गया होगा। वो सारी बात करता है सेक्शन 27 से लेकर 30 रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है। यदि आपने सेक्शन 1 से लेकर 26 तक की क्लास नहीं देखी है, तो मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, जिसमें आप प्रीवियस सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइबिंग। प्लीज शेयर द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।